नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। एक टॉपिक हम पढ़ रहे थे संसद का एक टॉपिक बता रहा हूँ आपको, मंत्रियों एवं महान्यायवादी के अधिकार। मंत्रियों एवं महान्यायवादी के अधिकार। मंत्री शब्द से तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पकड़ लोगे कि साहब वहां साहब मंत्री होते हैं जी। एक शब्द आ रहा है महान्यायवादी। अब पहले तो ये बता दूं मैं, ये दोनों संसद की किसी भी कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। एक चीज तो ये दोनों संसद की किसी भी कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। कौन? एक तो मंत्री और एक महान्यायवादी। सर महान्यायवादी, अब आप कहेंगे सब मंत्री शब्द तो समझते हैं भाई, मंत्री तीन प्रकार के होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। लेकिन महान्यायवादी ये कौन होता है? आप कहेंगे सर ये मुख्य न्यायाधीश होता है क्या, उच्चतम न्यायालय का? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सरकार का वकील होता है। इसे दूसरी भाषा में अटॉर्नी जनरल भी कहते हैं। मतलब अक्सर इस शब्द का प्रयोग भी किया जाता है। किसके लिए? अभी मैं बताया था, मंत्री ये दोनों संसद की किसी भी कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। मंत्री समझ गया? मंत्री तीन प्रकार के होते हैं, आगे हम विश्व लेवल पढ़ेंगे। कैबिनेट, राज्य और उप, ये आप समझ गए। महान्यायवादी सरकार का वकील होता है, अटॉर्नी जनरल भी कहते हैं। अब दूसरी बात, केवल भाग ले सकते हैं दोनों, ये भी और ये भी। मंत्री मतदान में भाग ले सकते हैं। संसद की कार्यवाही है, मतदान हो रहा है तो मंत्री भाग ले सकता है, लेकिन अटॉर्नी जनरल मतदान में भाग नहीं ले सकता। समझ लो, मंत्री कैबिनेट मतलब ये मंत्री हो गए, मतदान में भाग ले सकते हैं। संसद दो, ये दोनों देखो, समझो इसको दोबारा से, कंफ्यूज नहीं होना है। ये दोनों संसद की किसी भी कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। कौन? चाहे मंत्री हो चाहे महान्यायवादी हो। मंत्री समझ गए, लेकिन मंत्री मतदान में भाग ले सकता है। महान्यायवादी से आप सरकार का वकील कहते हैं, जिसका आप अटॉर्नी जनरल कहते हैं, ये मतदान में भाग नहीं ले सकता। सिर्फ किसी भी कार्यवाही में भाग ले सकता है, लेकिन मतदान में भाग नहीं ले सकता। ये कार्यवाही में भाग ले सकता है और मतदान में भाग ले सकता है। अब हम देखेंगे राज्यसभा का गठन, कि राज्यसभा का गठन किस प्रकार किया गया। सबसे पहले तो एक चीज बता दूं, राज्यसभा के गठन का उल्लेख संविधान में अनुच्छेद 80 में किया गया है। एक तो ये समझ लो आप, ये अनुच्छेद याद रखना आपको, कि राज्यसभा का उल्लेख संविधान में कहाँ वर्णित है? अनुच्छेद 80 किससे संबंधित है? राज्यसभा से। राज्यसभा गठन कैसे होगा? अब सबसे पहले हम देखेंगे
सदन की सदस्य संख्या। और राज्यसभा जो सदन है, एक बार इसको अपन बड़े लेवल पर समझते हैं। इसे समझते हैं, राज्यसभा की सदस्य संख्या ये देखनी है आपको कि सदस्य संख्या कितनी है। देखो विद्यार्थियों, अक्सर उल्लेख मिलता है सदन में 250 सदस्यों का कि साहब 250 सदस्य हैं, 238 निर्वाचित और 12 मनोनीत। मनोनीत करने का, नॉमिनेट करने का अधिकार है केवल और केवल किसके पास भाई? राष्ट्रपति के पास। ऐसे 250 सदस्य हैं। ये तो है पुराना सिस्टम, ठीक है। एक बार यही बताता हूं, वर्तमान में 250 सदस्यों का निर्वाचन नहीं होता, मतलब 250 सदस्य नहीं है वर्तमान में राज्यसभा में। वर्तमान में राज्यसभा में सदस्य संख्या 245 है। कितनी है भाई? 245। सबसे पहले तो है निर्वाचित, दो 233 और मनोनीत 12। अब देखो 245 हो गए टोटल। अब इनका डिवाइडेशन देखते हैं हम दोनों का और समझते हैं कि ये कहां से आते हैं, क्योंकि समझाया गया है। इनमें से विद्यार्थियों 229 सदस्य तो होते हैं राज्यों से, 229 तो कहां से हैं? राज्यों से। 4 सदस्य हैं संघ शासित क्षेत्रों से। 4 कहां से हैं? संघ शासित क्षेत्रों से। कितने हो गए? 233। अब कहेंगे सर राज्यों से और संघ शासित क्षेत्रों से कैसे चुन करके आते हैं? देखो विद्यार्थी, एक चीज बता दूं, हालांकि मैंने आपको पहले समझा दिया कि राज्यों में राज्यसभा का समान प्रतिनिधित्व नहीं है, बल्कि असमान प्रतिनिधित्व है। कैसा प्रतिनिधित्व है? असमान, मतलब राज्यसभा में राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व है। सबसे पहले आप आपके राज्य को ले लो, राजस्थान। राजस्थान से कितने हैं? 10 हैं सर्वाधिक। उत्तर प्रदेश कितने हैं? 31 हैं। कई राज्यों से एक एक भी है, बताया था मैंने। गोवा, मिजोरम, मेघालय, एक एक ही है, ठीक है। अब कहेंगे सर ये तो चलो राज्यों का हो गया, ये संघ शासित क्षेत्र कौन से हैं जिनसे सदस्य आते हैं? तो 2 ही सदस्य हैं, 2 ही संघ शासित प्रदेश हैं। आपको मालूम होगा 9 गए, पहले 7 थे, तो 2 ही हैं। 2 कौन कौन से? एक तो दिल्ली और एक पुदुचेरी, मतलब 2 संघ शासित क्षेत्र ही हैं। कौन कौन से? एक तो दिल्ली से और एक पुदुचेरी से। इनसे 4 सदस्य निर्वाचित तो कराते हैं और प्रतिनिधित्व कैसा है? असमान है। बाकी जैसे मान लो अभी मैंने बताया आपको कि 5 थे,
तो मतलब 7 हैं पहले, अब वर्तमान में 9 हो गए, ठीक है। तो 2 को तो अभी अपन बुक में काउंट कर नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि अपनी बुक में पुराना दे रखा है और अभी नया हो गया। तो 7 में से 2 को है। हालांकि मेरे हिसाब से जम्मू कश्मीर आ जाएगा इसमें। जम्मू कश्मीर से भी राज्यसभा के सदस्य नॉमिनेट होंगे। जब भी ऐसा आएगा तो निर्वाचन में उनको जगह दी जाएगी बाकायदा। लेकिन एक बार के लिए हम पुराना समझ रहे हैं, अभी तक ऐसा कोई हमारे पास डाटा ही नहीं है जिसको हम समझा दें। तो दिल्ली और पुदुचेरी 2 से संघ शासित प्रदेश, असमान प्रतिनिधित्व कैसा है? राजस्थान में 10 हैं, सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में 31 है सर्वाधिक, मैंने आपको बता दिया, पहले भी समझाया था। गोवा, मिजोरम, मेघालय, इनमें एक ही है। सर ये प्रतिनिधित्व किस प्रकार से है, मतलब इनका आधार क्या रखा गया है? विद्यार्थियों, इसका आधार रखा गया है जनसंख्या। क्या रखा गया है? जनसंख्या। मतलब जनसंख्या के आधार पर ये सदस्य राष्ट्रपति मतलब आपकी जो संसद है तय करती है। नॉमिनेट का मैं बताऊंगा, राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है इनको अलग अलग, किसको कब कैसे मैं आपको बताऊंगा। लेकिन एक बार के लिए यही समझना है हमें, निर्वाचित। अब ये समझना है कि निर्वाचित कैसे होते हैं, कौन करता है, नॉमिनेट कैसे होते हैं, कौन करता है, देखते हैं। एक बार के लिए समझ लो, और अभी मैं साफ कर रहा हूं। इनको निर्वाचित कौन करता है? ये निर्वाचित होते हैं विधानसभा सदस्यों द्वारा। कौन निर्वाचित करता है भाई? विधानसभा सदस्यों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, ठीक है। और दूसरा है 12 मनोनीत। मनोनीत कौन करता है भाई? राष्ट्रपति करता है। सर तो ये मनोनीत कौन करता है, कैसे होता है, इसको अब आगे का जो टॉपिक है उसमें समझाऊंगा, या फिर आप चाहो तो यही समझ लो, एक ही बात है। चलो यही समझा देता हूँ एक बार के लिए। विधानसभा सदस्यों द्वारा, तो पहले तो आपको एक चीज बताऊं, ये समझ लो पहले। विधानसभा सदस्यों द्वारा, जैसे राजस्थान है, राजस्थान से सदस्य चुने जाते हैं 10। विधानसभा सदस्य है, विधानसभा की संख्या है, सदस्य संख्या कितने भाई? 200। विधानसभा की सदस्य संख्या है ये 200। ये 200 चुनते हैं इन 10 को, ये 200 इन 10 को चुनते हैं। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा, ऐसे लिखो आप, आनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा ये सब किया जाता है। चलो साहब, पहली चीज 1951 से तय किया गया था। क्या ये सिस्टम कब से तय है? 1951 से है, ठीक है। मनोनीत है 12। मनोनीत करता है कौन? राष्ट्रपति। कला, संगीत, फिल्म जगत, खेल, नृत्य, चिकित्सा,
साहित्य या फिर अन्य आदि, मतलब और भी जो अन्य क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों से राष्ट्रपति उच्च कोटि के जो व्यक्ति होते हैं, जैसे कला के क्षेत्र में कोई भी, संगीत के क्षेत्र में कोई भी, फिल्म के क्षेत्र में कोई भी, खेल, नृत्य, चिकित्सा, वह अन्य जो भी क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में से राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को नॉमिनेट किया जाता है। चलो साहब, निर्वाचन। अब देखो यार, अभी मैंने बताया था आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय प्रणाली द्वारा सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। मतलब राज्यसभा में जो सदस्यों का चुनाव होता है वो एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय प्रणाली द्वारा सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है, मतलब इसके आधार पर निर्वाचन किया जाता है। चलो साहब, विद्यार्थी अभी मैंने आपको बताया था कि ये सब सिस्टम कब से तय है, 1951 से तय में 1951 में तय किया गया था। एक तो अवधि है 6 वर्ष, अवधि क्या है 6 वर्ष। राज्यसभा को स्थायी सदन कहा गया है। क्या कहा गया है? स्थायी सदन। राज्यसभा को उच्च सदन भी कहा जाता है। अब स्थायी सदन क्यों कहते हैं? क्योंकि राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती। राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती, मतलब इसका कार्य, इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है विद्यार्थियों? 6 वर्ष का। 6 वर्ष के लिए सदस्य चुना जाता है। उसके बाद प्रति 2 वर्ष बाद, प्रति 2 वर्ष बाद 1/3, प्रति 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्यों के चुनाव होते हैं। ठीक है, मतलब वैसे तो कितना है 6 साल। अब एक ऐसा सिस्टम बना लिया गया कि प्रति 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्यों के चुनाव होते हैं। सेवानिवृत्त सदस्यों के स्थान पर नए सदस्यों का चुनाव किया जाता है। समझ गए? समझो इसको क्या कर रहे हैं। राज्यसभा की अवधि 1951 में तय की गई थी, कितनी? 6 वर्ष। राज्यसभा स्थायी सदन है, ये कभी भंग नहीं होता। पहली चीज तो ये है कि राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है। जैसे लोकसभा भंग होती है 5 साल बाद में, 5 साल से पहले भी से अकारण या परिस्थिति के अनुसार भंग किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। ये स्थायी सदन है। ठीक है, एक बात। उच्च सदन भी कहा जाता है, स्थायी होने की वजह से इसे उच्च सदन भी कहते हैं, क्योंकि राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। प्रति 2 वर्ष बाद, मतलब ऐसा सिस्टम तैयार कर लिया गया कि 2 साल बाद 1/3 सदस्यों के चुनाव होते हैं।
कितने, 1/3 सदस्यों के चुनाव होते हैं। जो सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं 1/3 सदस्य, उनकी जगह नए सदस्यों का चुनाव किया जाता है। और ऐसा एक सिस्टम, रूटीन, एक ऐसा सिस्टम तैयार कर लिया गया कि प्रति 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य नए सेवानिवृत्त हट जाएंगे। जिनका कार्यकाल 6 वर्ष हो गया वो सेवानिवृत्त हो जाएंगे और उनकी जगह 1/3 सदस्य नए आ जाएंगे। मतलब कभी भी राज्यसभा के सभी सदस्यों का चुनाव एक साथ नहीं होता है। देखिए समझ लेना, राज्यसभा स्थायी सदन इसलिए कहा गया राज्यसभा को कि राज्यसभा सदस्यों का चुनाव कभी भी सभी सदस्यों का एक साथ नहीं होता। 1/3 सदस्य रूटीन में घूमते रहते हैं, उनकी जगह नए आ जाते हैं, ये चले जाते हैं, वो नए आ जाते हैं। ऐसा सिस्टम तैयार किया गया है। चलो सर, राज्यसभा के पदाधिकारी, हालांकि पिछले टॉपिक में हमने समझा भी था, फिर समझा देता हूं। राज्यसभा के पदाधिकारी एक होता है सभापति और एक होता है उपसभापति, दो है। यहां समझो, सभापति और उपसभापति। सभापति सदैव होता है कौन, उपराष्ट्रपति। जो भी उपराष्ट्रपति पद पर काबिज होगा, जो भी उपराष्ट्रपति पद पर काबिज होगा वह राज्यसभा का सभापति होगा। आप इसे अध्यक्ष भी समझ सकते हैं। कई विद्यार्थी के साथ सभापति अलग होता है क्या, जैसे आपने बताया कि लोकसभा में अध्यक्ष कहते हैं, लोकसभा अध्यक्ष, तो आप इसे अध्यक्ष भी याद रख सकते हैं। लेकिन एक शब्दावली के रूप में राज्यसभा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, सभापति शब्द का प्रयोग किया गया है। तो समझ गए, सभापति कौन होगा, उपराष्ट्रपति। परमानेंट है, जैसे मैंने आपको बताया था कि योजना आयोग का अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री, तो राज्यसभा का सभापति भी हमेशा उपराष्ट्रपति, ये तय है। अब बात आएगी उपसभापति। तो सर उपसभापति कौन होता है, उपसभापति सदस्यों में से निर्वाचित किया जाता है। मतलब जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं 245, उन सदस्यों में से होता है। कहने का मतलब है उपसभापति सदन का सदस्य होता है, जबकि सभापति सदन का सदस्य नहीं होता। सभापति और उपसभापति एक बार समझो इसको। सभापति हमेशा कौन होता है, उपराष्ट्रपति, ये तय है। सदन का सदस्य होता है, सदन का सदस्य नहीं होता। कौन, उपसभापति सदन का सदस्य नहीं होता है। उपसभापति सदस्यों में से निर्वाचित होता है, 245 सदस्य, इनमें से चुना जाएगा सदस्यों द्वारा। सदन का सदस्य होता है, ये सदन का ही सदस्य होता है। अब एक चीज और समझो आपको, जब राष्ट्रपति विदेश दौरे पर होता है, जब राष्ट्रपति विदेश दौरे पर होता है, किस दौरे पर होता है भाई, विदेश दौरे पर होता है, तो राष्ट्रपति का पद खाली, तो राष्ट्रपति की जगह काम कौन करेगा भाई, उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति की जगह कौन आ गया, उपराष्ट्रपति आ गया। तो फिर किसकी सीट खाली हो गई, राज्यसभा सभापति की। अब जाहिर सी बात है, उपराष्ट्रपति था, राष्ट्रपति जाते ही कौन आ गया, उपराष्ट्रपति आ गया, ये संभालेगा। अब ये राष्ट्रपति बन के काम करेगा। अब आगे राज्यसभा में, तो राज्यसभा में जब
सभापति महोदय आ गए तो राज्यसभा खाली। इस राज्यसभा में इस समय कौन रहेगा? इस समय राज्यसभा का सभापति रहेगा उपसभापति। तो उपसभापति सभापति बन करके राज्यसभा का कार्यभार या काम संभालेगा, ये तय किया गया है। किसमें? सिस्टम, एक व्यवस्था में तय किया गया है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालेगा और सभापति की अनुपस्थिति में कौन संभालेगा? उपसभापति संभालेगा। तो विद्यार्थियों ये राज्यसभा का था। अब इसमें हमने क्या पढ़ा? गठन में राज्यसभा सदस्यों की संख्या पढ़ ली। अब रह गई आपकी योग्यता। हालांकि मैंने आपको बता भी दिया योग्यता के बारे में, फिर से बता देता हूं। वही संसद वाली, वह है भारत का नागरिक हो। ठीक है। आयु कितनी हो? 30 वर्ष। संसद में याद दिलाने के लिए, हालांकि मैंने बता दिया आपको संसद में, लेकिन ये याद दिलाने के लिए बताया है कि वह भारत का नागरिक को आयु 30 वर्ष हो। और तीसरा बिंदु जो मैंने आपको बताया था कि वह किसी लाभ के पद पर नहीं हो, लाभ के पद पर न हो। ठीक है। चौथा बताया आपको, समझा दिया गया, पागल या दिवालिया न हो। ठीक है। और संसद द्वारा तय शर्तें पूरी करता हो। ठीक है। राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन समझ लिया आप लोगों ने कि साहब 233 सदस्य निर्वाचित होते हैं। ये याद दिला रहा हूं एक बार फिर से आपको। 12 सदस्य नॉमिनेट होते हैं राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति कला, संगीत, साहित्य, विज्ञान, चिकित्सा, अन्य जो भी क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में मनोनीत करता है। 233 सदस्यों में से 229 तो राज्यों से बता दिया, और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, दिल्ली और पांडिचेरी, उनसे निर्वाचित होते हैं। अवधि 6 साल होती है। पदाधिकारी 2 हो गए, सभापति और उपसभापति। सभापति हमेशा उपराष्ट्रपति होता है और उपसभापति हमेशा सदस्यों में से चुना जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, कहने का मतलब ये है, हमने संसद की सदस्य संसद का जो गठन है वो पढ़ लिया हमने अनुच्छेद 79 के तहत। राज्यसभा का गठन पढ़ लिया हमने अनुच्छेद 80 के तहत कि राज्यसभा का गठन कैसे होता है, कितने सदस्य होते हैं। 250 तक हो सकते हैं, वर्तमान में 245 हैं। इनका वितरण किस प्रकार से किया गया है, तो किस प्रकार 6 साल बाद में चुने जाते हैं। चुनाव की प्रणाली आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मतदान प्रणाली है। तो विद्यार्थियों, इन टॉपिक्स को आप बार बार पढ़ लेना, समझ लेना। इस लेसन में से एक क्वेश्चन बनता है, या तो लोकसभा का बन जाए, राज्यसभा का बन जाए, या संसद का बन जाए। तीनों में से एक क्वेश्चन निश्चित उठता है। आपने संसद समझ ली तो लोकसभा राज्यसभा उसके साथ साथ समझ में आ जाएंगी, क्योंकि दोनों संसद लोकसभा राज्यसभा से बनती है। तो इसलिए आप, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप इनको अच्छे से समझ लेना, याद कर लेना। विद्यार्थियों, एक कहावत है, करत करत अभ्यास है, जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है, सिल पर पड़े निशान। आप अगर किसी भी चीज़ का बार बार अभ्यास करोगे तो वो हर चीज़ आपके जड़ हो जाएगी। मतलब आप भी इनका वितरण करके और समझ लोगे। आप इस तरीके से पढ़ो कि आप दूसरों को भी समझा सको। मतलब वो चीज़ आपके कंठस्थ होनी चाहिए, अच्छे से याद होनी चाहिए। और फिर भी कोई दिक्कत होगी तो ऑफलाइन क्लास में आपको संतुष्ट किया जाएगा। आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट का कल देखेंगे। जय हिंद, जय भारत।